आइए हम कारकों और गुणकों के शिक्षण की प्रक्रिया में प्रयुक्त शिक्षण उपकरणों पर एक नज़र डालते हैं। हम पहले से ही इनसे परिचित है। यह एक संख्या माला और कुछ कपड़ों के क्लिप है। हमने इसे गुणा में भी देखा है। आइए हम इसे दोबारा इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास वर्क काउंटर है और पीले क्यूब्स है और दशमलव सेट से कुछ पीले काउंटरों का उपयोग करते हैं। इन सब का उपयोग करके के कारकों का पाठ कैसे पढ़ाया जाएगा, आइए देखें। हम एक संख्या लेते हैं, मानिए 6। हम पहले से ही तथ्य को जानते हैं कि गुणन का गुणनफल एक वर्ग या आयत होगा, है ना? अब हमारे पास एक गुणनफल है, एक संख्या 6। इसे दिखाने के संभावित तरीके क्या हो सकते हैं? इसे वर्गाकार या आयताकार रूप में दिखाया जा सकता है। चलो देखें। अब मैं इनमें से प्रत्येक वर्ग काउंटर को इस तरह रखकर 6 दिखा सकती हूँ, है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप समझे ना? ये ऐसा दिखता है जब एकल पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता है। आइए इन 6 को अलग अलग तरीके से लगाएं। आइए देखें कि जब हम इन्हें 2 पंक्तियों में व्यवस्थित करते हैं तो क्या ये एक वर्ग या आयत बनता है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यह एक आयत बनता है ना? क्या आपने देखा? अब यदि हम इन्हें 3 पंक्तियों में रखते हैं तो क्या होगा? ये यही है, पर मैं दोबारा दिखाती हूँ। 3 पंक्तियों में 1, 2, 3। इसे देखिए। हमने इन्हें पहली, दूसरी और तीसरी पंक्ति में रखा। अब यदि मैं इन्हीं काउंटर को 4 पंक्तियों में रखूं, क्या हमें एक आयत प्राप्त होगा? आप क्या कहेंगे? आइए देखें। 1, 2, 3, 4। लेकिन हमारे पास कुल 6 है ना? अब क्या होगा? यहाँ एक आयत बनना संभव नहीं। एक आयत बनाने के लिए हमें 2 और काउंटर आवश्यक है, अन्यथा यह संभव नहीं। क्या हम देखें कि अगर हम 6 काउंटर को 6 पंक्तियों में रखते हैं तो क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब ये क्या बन गया? ये भी एक आयत बन गया। हमें एक आयत मिला जब हमने इसे एक पंक्ति, 2 पंक्तियों, 3 पंक्तियों में रखा, पर 4 पंक्तियों में नहीं। जब लंबवत एक पंक्ति में रखा तब भी हमें आयत मिला, पर 5 लंबवत पंक्तियों में नहीं। अब देखते हैं इसे कैसे समझाया जा सकता है। इस गतिविधि को बोर्ड पर करना और दिखाना आवश्यक है। जब इन वर्ग काउंटरों को पानी में डुबाया जाता है और बोर्ड पर चिपकाया जाता है तो सीखना आसान हो जाता है। अब हम इसे देखते हैं। एक पंक्ति में जब मैं 6 काउंटर रखती हूँ तो हमें गुणनफल प्राप्त हुआ, मतलब 6 गुणनफल है ना? इस 6 को कैसे दर्शाया या दिखाया जा सकता है? मैं सभी 6 को एक क्षैतिज रेखा में रख सकती हूँ या मैं 6 को 2 पंक्तियों में व्यवस्थित कर सकती हूँ। प्रत्येक पंक्ति में 3 रख सकती हूँ। हर एक पंक्ति में 3 है। यह वही है जो हमने गुणन में सीखा है, लेकिन हम उसी के एक और रूप को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। इसी तरह जब 6 काउंटरों को 3 पंक्तियों में रखा जाता है तो हमने प्रत्येक पंक्ति में कितने स्थान पर काउंटर रखे? हमने प्रत्येक पंक्ति में 2 काउंटर रखे, है ना? इसी तरह
क्या हम 4 पंक्तियों में 6 काउंटर को रख पाए? जब हमने इन्हें 4 पंक्तियों में रखा तो क्या हमें गुणनफल से एक आयताकार मिला? नहीं मिला, है ना? इसीलिए यह संभव नहीं, हम इसे नहीं रख सके। ये सब संभव थे और केवल यह संभव नहीं था। हमें एक आयत नहीं मिला जब हमने इन्हें 4 पंक्तियों में रखा। क्या यह 5 पंक्ति की व्यवस्था के साथ संभव था? नहीं ना? बच्चों को ये पहले लिखने को कहे। ऐसा करने से उन्हें संकल्पना बेहतर स्पष्ट होगी। जब हमने 6 को ऊर्ध्वाधर रेखा में रखा तो हमें क्या मिला? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने वर्ग काउंटर हमने प्रत्येक पंक्ति में रखे? हमने सिर्फ एक ही काउंटर लगाया, है ना? अब यही चीज अलग तरीके से लिखी जा सकती है। तो संख्या 6 के कारक क्या है? मतलब ऐसे कौन से तरीके या व्यवस्था है जो गुणनफल 6 देते हैं? इनको 6 के कारक कहते हैं। यहाँ हमारे पास 6 है और 6 के कारक 1 और 6 है। मैं यहाँ 1 लिखूंगी और यहाँ 6। इसका कारण बाद में बताऊंगी। जब हमने 2 और 3 को गुणा किया तो हमें इससे एक आयत मिला, मतलब गुणनफल पूरा हुआ। इसीलिए 2 और 3 ये भी 6 के कारक है। 3 और 2 भी 6 के कारक है और हमने ये पहले से ही लिखा है। क्या 4 संभव है? नहीं। क्या 5 संभव है? ये भी नहीं, है ना? तो 6 के कारक है 1, 2, 3 और 6। ये सभी 6 के कारक है। अब बच्चों को एक और सवाल देने की कोशिश करें। हो सकता है आप 12 दें। 3, 6, 8, 10, 12। तो हम 12 के कारकों की गणना कैसे कर सकते हैं? आइए देखें। यहाँ 12 है। क्या हम 12 को एक पंक्ति में रख सकते हैं? क्या हमें पूरा गुणनफल मिलता है? जी हाँ। क्या हम देखें कि क्या यह संभव है जब 2 पंक्तियों में रखें? आप बच्चों को वर्ग काउंटर दे सकते हैं और करने को कह सकते हैं। इसी तरह किट में ये संख्या में 100 है। दशमलव सेट के पीले काउंटर संख्या में 100 है। इसीलिए कक्षा में पढ़ाते समय आप इनमें से एक काउंटर समूह बच्चों को सौंप सकते हैं और कृति करने को कह सकते हैं। अब जब हम 2 पंक्तियों में व्यवस्था करेंगे तो क्या होगा? जो कुछ मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ वह किताब में लिखा है। जब आप 12 को 2 पंक्तियों में रखते हैं तो प्रत्येक पंक्ति में 1, 2, 3, 4, 5, 6। 12 के कारक 2 और 6 है। क्या हम देखें कि जब 3 पंक्तियों में रखें तो क्या होता है? संभव है ना? हमें एक आयताकार मिलता है। प्रत्येक पंक्ति में 4 काउंटर है, 1, 2, 3, 4। इसीलिए 3 और 4 भी 12 के कारक है। जब 4 पंक्तियों में रखें तो क्या होता है? यहाँ भी हमें एक आयत मिलता है। प्रत्येक पंक्ति में 3 वर्ग काउंटर है, मतलब यहाँ पर 12 के कारक 4 और 3 है। हमें मिल गया। यहाँ 3 और 4 है, ये दोनों समान है। हमने इसे गुणा के कानून में भी देखा है ना? आइए देखें। अगर हम इसे 5 पंक्तियों में रखें तो क्या होगा? क्या ये संभव है? नहीं। एक पंक्ति में 5, ये ठीक नहीं। ये संभव नहीं कि 12 को 5 पंक्तियों में रखें। इसीलिए 5 ये 12 का कारक नहीं हो सकता। 12 का कारक 5 नहीं है, यह यहाँ स्पष्ट समझता है। अब जब हम 6 पंक्तियों में रखें तो क्या होगा?
1, 2, 3, 4, 5, 6। प्रत्येक पंक्ति में 2 काउंटर है, इसीलिए दोनों 6 और 2 12 के कारक है। आइए इसे जांचें। हमने इसे पहले भी देखा है ना? हम पहले ही जानते हैं कि 2 और 6 12 के कारक है ना? आइए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या यह संभव है जब 7 पंक्तियों में रखते हैं? नहीं। और 8 पंक्तियों में? संभव नहीं। क्या हम 9 पंक्तियों से देखें? नहीं। अब 10 से? बिल्कुल भी नहीं। क्या 11 पंक्तियां? ये भी ठीक नहीं है। इनमें से कोई भी मुमकिन नहीं। इसका मतलब 6 को छोड़कर जो भी हमने यहाँ लिखा है 7, 8, 9, 10 और 11, इनमें से कोई भी 12 के कारक नहीं है। अब 12 का क्या? हाँ, जब हम 12 पंक्तियों में रखते हैं तो प्रत्येक पंक्ति में एक वर्ग काउंटर होता है, इसीलिए 12 और 1 ये भी 12 के कारक है। जब बच्चों को ऐसी गतिविधियां बार बार दी जाती है, जैसे वो लिखते हैं, विश्लेषण भी करते हैं, इसका आधा यानी 2 गुणा 6 का मतलब 6 गुणा 2। तो क्या ये दोहराव सही है जब यह 12 के आधे पर आता है और हम 2 पंक्तियों में व्यवस्था करते हैं, तो हम आधे स्तर पर पहुंच गए हैं। आपको बच्चों को यह समझने का अवसर देना होगा कि इससे आगे कोई भी संख्या 12 का कारक नहीं बन सकती, क्योंकि वे भूल सकते हैं जब हम उन्हें सिखाते हैं। जब बच्चे अपने दम से ये सीखते हैं तो लंबे समय तक इसे याद रखेंगे। अब इस नोटबुक में 12 के कारकों की एक सूची बनाते हैं। हमारे पास कौन कौन से हैं? आइए हम क्षैतिज रेखाओं में देखें। सात, 8, 9 और 10, इनमें से कोई भी 12 के कारक नहीं। यह हम समझ चुके हैं, है ना? इसीलिए अन्य संख्याओं को लिखें। 1, 2, 3, 4। 4 तक सभी संख्याएं 12 के कारक है। 3 और 4 भी शामिल है। क्या 5 शामिल है? नहीं, क्योंकि हमें न तो 5 के साथ एक वर्ग या आयत मिला, इसीलिए 5 नहीं लिखेंगे। 6 लिखते हैं। क्या 7 लिखना है? नहीं। 8 नहीं। 9, 10 नहीं। ना ही 11। अगली संख्या है 12। ये सभी उचित है 12 के कारक, जिन्हें हम 12 के कारक कहते हैं, है ना? अब इन काउंटरों का उपयोग करके भी किया जा सकता है। आइए संख्या माला का उपयोग करके सीखें। हम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लेते हैं। हमने पहले उल्लेख किया था कि कारक और गुणक गुणन और विभाजन का विस्तारित रूप है। विस्तारित, है ना? चलो समझते हैं। वो सभी विधियां क्या है जिनमें 12 को विभाजित किया जा सकता है? 12 को समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए, है ना? अब यदि हम 12 को 12 अलग भागों में विभाजित करें, तो क्या ये संभव है? जब आप 12 को अलग अलग टुकड़ों में रखें तो संभव है। प्रत्येक भाग में एक मन का होगा, इसीलिए 1 12 का कारक है। ये उत्तर है। अब क्या हम प्रत्येक मंडल में 2 मन के रख सकते हैं? हमने 12 को इस तरह विभाजित किया है कि हम प्रत्येक मंडल में 2 मन के पाएं। तो यहाँ 2 मन के हैं, यहाँ 2, 2 और यहाँ, 2 यहाँ, फिर यहाँ और यहाँ। ये पूरा हुआ। अब कोई भी बचा नहीं। ये ठीक से विभाजित किए गए। मैं यहाँ भी एक क्लिप लगाऊंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमने 12 मनकों को 6 समूह में विभाजित किया है, प्रत्येक समूह में 2 मन के रख के। इसीलिए संख्याएं 2 और 6
ये 6 भाग 12 के कारक है। हम इन्हें 12 के कारक कह सकते हैं। अब अगले चरण की ओर बढ़ते हैं, जो है 3 में विभाजन। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हर विभाजन में समान संख्या हो। इसका अर्थ इसे समान रूप से विभाजित करना है। तो अब 1 2 3 और ये 3, 1 2 3 और ये 3, क्या हमने सही किया? क्या कुछ बचा है? नहीं। तो संख्या 12 को कितने भागों में बांटा गया है? इसे 4 भागों में विभाजित किया। इसका मतलब 3 और 4 दोनों ही 12 के कारक है। अब प्रत्येक भाग में 4 मनके रखें और देखें। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, सभी भागों में 4 मनके हैं। समान संख्या के मनके। हमारे पास कितने भाग हैं? हमारे पास 3 भाग है, इसीलिए 3 और 4 ये दोनों भी 12 के कारक है। क्या आप सोच के बता सकते हैं कि अगर हम 5 मनके रखें तो क्या होगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगले भाग में 5 मनके नहीं हैं, हमारे पास बस 2 मनके हैं। इसीलिए मैं यहाँ 12 को समान अनुपात में विभाजित करने में असमर्थ हूँ। इसीलिए संख्या 5 के लिए 12 का कारक होना संभव नहीं। इस पहलू को स्पष्टता के साथ सिखाना जरूरी है। हमने विभाजन में क्या किया? हमने इसे शेष कहा है ना? जब हम किसी संख्या को बांटते हैं या फिर उसे समान रूप में बांटते हैं, अगर कुछ छूट जाता है, मतलब अगर हमारे पास शेष रहता है, तब वह संख्या 12 का कारक नहीं बन सकती, है ना? हम इसे कारक नहीं कह सकते। उच्च कक्षाओं में जब हम इन विषयों में गहरा उद्यम करते हैं, तब हमें मौलिकता या अभाज्य संख्याओं की संकल्पना बच्चों को सिखाई जाती है। यह उसका आधार है। यदि यह विषय अच्छी तरह पढ़ाया जाता है, तो बच्चों के लिए ये सीखना बहुत उपयोगी होगा। अब क्या हम 6 की तरफ देखें? 2 4 6, 1 2 3 4 5 6। क्या यहाँ कोई शेष बचा है? विभाजित करते समय कुछ बचा है? नहीं, ये समान रूप से विभाजित है। इसीलिए 6 और 2 दोनों ही 12 के कारक है। अब 7 की बारी। 1 2 3 4 5 6 7 मैंने यहाँ लगाए। हमारे पास 7 है और 5 यहाँ, मतलब ये समान रूप से विभाजित नहीं किए जा सकते और हमारे पास शेष बचा। तो 12 को विभाजित नहीं किया गया, इसीलिए संख्या 7 को 12 का कारक नहीं कहेंगे। आगे हमें पता है कि 8 भी कारक नहीं। अमूर्त में केवल संख्याओं का उपयोग करके मैं बच्चों को 12 और 7 का विभाजन करने के लिए कहूँगी। वे जवाब ना दे पाएं कि कोई शेष मौजूद है या नहीं, लेकिन इस पर नजर डालें। जैसे ही इस तरह का विभाजन किया जाता है, वे समझ सकते हैं कि शेष रहेगा। वे सही से समझेंगे। अब इसे देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या 9 12 का कारक है? नहीं, क्योंकि यहाँ केवल 3 बचे हैं। इसी तरह 10 भी संभव नहीं। 11 ये भी नहीं। 12 का क्या? यह एक एकल भाग है ना? 12 को 1 से विभाजित करने पर 12 मिलता है। ये हमने विभाजन के पाठ में भी सीखा है ना? यहाँ हमें वही दिखा। एक ही हिस्सा है, विभाजन हो चुका, इसीलिए 12 भी 12 का कारक है। हर संख्या में हमेशा वो संख्या और 1 इसके कारक होते हैं। अब हम दूसरे TLM का प्रयोग करेंगे। हमारे पास 12 पीले क्यूब्स है। हम इसके लिए भी
एक ही उदाहरण संख्या का उपयोग कर रहे हैं। हमने यहाँ 12 पीले क्यूब्स लिए हैं। इससे पहले हमने समूहों को विभाजन और गुणन पाठों में बनाना सीख लिया है ना? आइए यहाँ भी वही करते हैं। आइए हम 12 क्यूब्स को 2 समूहों में विभाजित करते हैं। पहले एक के समूह में विभाजित करते हैं। यहाँ कितने समूह हैं? हर एक क्यूब को अगर एक समूह में रखें, कितने सारे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ 12 समूह हैं। चूँकि ये समान रूप से विभाजित है, 1 और 12 दोनों 12 के कारक है। हमारे लिए एक नज़र में इन्हें रखने के दौरान ये सुनिश्चित करना आसान है कि ये 12 है। फिर भी हमें बच्चों को पर्याप्त समय देना होगा इनकी गिनती करने के लिए। केवल तब ही वे उत्तर के बारे में खुशी से आश्वस्त होंगे। अब इन्हें 2 के समूह में विभाजित करते हैं। एक समूह यहाँ, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, एक यहाँ। क्या इनमें से कोई बाहर है? इन सभी को समूह में रखा गया है ना? ये समान रूप से विभाजित है ना? यहाँ कितने समूह हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमने विभाजन में क्या सीखा? जब 12 को 2 के समूह में विभाजित करते हैं तो हमें 6 समूह पूरी तरह मिलते हैं, जो कि हमने सीखा था। आगे चलकर हम यही बात कहते हैं। हम कहते हैं कि 2 और 6 12 के कारक है। क्या हम इन्हें 3 के समूह में विभाजित करें? यह संभव है ना? हमारे पास कुछ शेष नहीं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ 3 के कितने समूह हैं? यहाँ 4 समूह हैं। इसीलिए 3 और 4 12 के कारक है। क्या होता है जब हम 4 के समूह में विभाजित करते हैं? क्या वे समान हैं? 4, 4 और 4। हमारे पास 4 के 3 समूह हैं। हमने पहले ही देखा है कि 3 और 4 12 के कारक है। क्या ये 5 के समूह के साथ काम करेगा? समूह बने हैं, लेकिन क्या वे समान रूप से विभाजित है? ये 2 समूह समान हैं, लेकिन ये नहीं। अगर हमारे पास इस समूह में 3 और होते तो ये बराबर होते। इस कारण ये संख्या 12 का कारक नहीं। संख्या 5, 1, 2, 3, 4, 5 12 का कारक नहीं। अब 6 की बारी। ये संभव है ना? 6 और 2 के रूप में 2 समूह हैं, इसीलिए 6 और 2 12 के कारक है। 7 क्योंकि यहाँ कम है, यहाँ 7 है और यहाँ 5, इसीलिए 7 12 का कारक नहीं हो सकता। 8 के बारे में क्या? 8 भी 12 का कारक नहीं हो सकता। अगर बच्चे भ्रमित हो जाते हैं और इसके बारे में सवाल पूछते हैं तो उन्हें गिनती करने दे और समझने का समय दे। तो क्या 9 के साथ संभव है? 10 संभव नहीं। 11 संभव नहीं। ये 12 के साथ संभव है क्योंकि ये एक समूह बना। एक समूह 12 का। जैसा हमने पहले ही देखा है कि किसी भी संख्या का वो संख्या और एक दोनों कारक होते हैं।